वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की पोल साइंस के एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 3 हमें संसद क्यों चाहिए इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने इसका देख लिया। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले इसके पार्ट 1 को देख ले ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। मतलब भारतीय संसद को 2 सदन में बांटा गया है। एक जो होता है राज्यसभा होता है और दूसरा क्या होता है, लोकसभा होता है। लोकसभा के चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद होते हैं। और लोकसभा में जिन भी निर्वाचित लोगों का चुनाव होता है उसमें किसी भी तरीके से वोटिंग जनता के द्वारा नहीं की जाती है। यहाँ पे जो है लोकसभा के ही सदस्य क्या करते हैं, वहाँ के लोगों का चुनाव करते हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित संसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वहाँ लोकसभा में विभिन्न पार्टियां होती हैं, वहाँ पे पहले उसे अपनी सरकार बनानी होगी, तब जाकर जो है वो चुनाव लड़ सकता है। तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होगा। और चूंकि लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, यह हमें याद भी रखना है, और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। अगर इससे कम सदस्य होते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो लोकसभा में किसी भी दल के पास न्यूनतम 272 होने चाहिए और कुल सदस्य जो है वो 543 होने चाहिए। संसद में जो बहुमत प्राप्त कर लेता है वही क्या करता है, दल बनाता है। और गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल जो है वो विपक्षी दल कहलाते हैं। मान लीजिए कि आपने गठबंधन का नाम सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो चलिए हम बताते हैं कि क्या होता है। कि मान लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ रही है और वो कुछ वोटों से हार जाती है, तो वो क्या करती है, अन्य दूसरी पार्टियों से वोट सहायता के रूप में मांगती है, जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। यहाँ पे जो भी सरकार चुनी जाएगी उन दोनों के द्वारा मिलकर कार्य किया जाएगा। अब आगे है कार्यपालिका का जो चुनाव होता है करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। चलिए इससे हम डिस्कस करते हैं कि कार्यपालिका तो कानून बनाने का काम करती है और यह भी क्या होता है, लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। हमने पहले भी कार्यपालिका के बारे में जाना है कि वो कैसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। मतलब संसद में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। मान लीजिए कि जैसे हम बिहार राज्य में रहते हैं और यहाँ पे नीतीश कुमार ने कुछ समय पहले जो है जैसे कि शराब वगैरह और मादक द्रव्य पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। तो अगर उनके दिमाग में यह ख्याल आता है कि मादक द्रव्य पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए और इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए, तो उनके सोच को पहले लिखित रूप में जानना होगा। उसके बाद जो है लोकसभा से उससे स्वीकृति मिलेगी, तब जाकर जो है दारूबंदी या शराबबंदी पर जो है वो कोई कानून लागू कर सकते हैं। तो हम समझ गए कि कोई भी कानून कब लागू होता है, जब कार्यपालिका उससे पूर्ण रूप से समर्थन दे दे। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है और जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकार के कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। आप चलिए हम इसे समझ लेते हैं कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है और प्रथम नागरिक भी हम राष्ट्रपति को कहते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार आता है। तो जिस समय हम वोट डालकर भारत की सरकार को चुनते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री का जो चुनाव किया जाता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, मुखिया होता है जो कार्य संभालता है। उसके अलावा जो है वह अकेले पूरे देश की बागडोर नहीं संभालता है। वो क्या करता है, अपने कामों को अलग अलग व्यक्तियों में बांट देता है, अलग अलग विभागों में बांट देता है। कहने का अर्थ यह है कि पहले जो राजा शासन किया करते थे, राजा अपने कार्यभार को अलग अलग मंत्रियों में सौंप दिया करते थे। कोई सेना अध्यक्ष होता था, कोई कोषाध्यक्ष होता था, यानी कि कोई कोष संभालने वाला, कुछ सेना संभालने वाले, कुछ स्वास्थ्य विभाग को संभालने वाले। तो इसी तरीके से अभी भी प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उनके मतलब राजनीतिक पार्टी में जो भी उनके भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं उनको वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में और सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालने के लिए देते हैं। हाल के ही सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। हम चलिए समझ लेते हैं कि अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती है तो अगले 5 साल जो है जनता यह सोचती है कि ये सरकार ने 5 सालों में अच्छा काम किया है, तो हम उनको 5 साल अगला भी देंगे कार्य करने के लिए। मतलब जिस भी राजनीतिक पार्टी का चुनाव होने जा रहा है, अगर वो सरकार हमें पसंद आती है तो हम उसी सरकार को चुनेंगे। लेकिन अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है, जो भी उन्होंने जनता से वादा किया उस पर वो खरा नहीं उतरती है, तो अपनी दलीलें पेश करने लगती है कि हम 5 सालों में नहीं कर सकते और 5 साल हमारे लिए क्या है, कम है।
तो अगर इस तरीके की सरकार आती है तो कोई नहीं चुनता, लेकिन अगर सरकार 5 सालों में अपने प्रयास से बहुत सारा कार्य करती है तो वो जनता के रूप में अपनी पहचान बना पाती है, ताकि जनता जो है उन्हें ही सरकार चुन सके। लेकिन अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी मतलब आपको लगातार वो सरकार नहीं चुनी जा रही है, तो लोग क्या सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब जो सरकार चुनी जानी है वो दूसरी पार्टी की होगी। तो इस तरीके से जनता का वोट विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बढ़ जाता है और कोई खास पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने में मददगार साबित नहीं होती है। इसीलिए किसी एक पार्टी को जीतने के लिए दूसरे पार्टी से वोट की सहायता मांगनी होती है। यही सरकार गठबंधन की कहलाती है, चाहे बीजेपी हो या कोई और। जैसे कि हमने देखा कि बीजेपी और मतलब आरजेडी का भी बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो चुका है वोटिंग में। उसके अलावा जो है जदयू और बीजेपी का भी कॉम्बिनेशन हो चुका है। तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां होती हैं जो मिलकर क्या करती हैं, सरकार बनाती है, उसे हम गठबंधन की सरकार बोलते हैं। अब चलिए आगे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें दी गई। इनमें से एक का नाम क्या है, साउथ ब्लॉक, और दूसरे का नाम क्या है, नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 ईस्वी में किया गया था। जो बाईं ओर हमें दिख रहा है यह साउथ ब्लॉक का चित्र है। और इसमें कौन रहता है, इसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी कि पीएम का कार्यालय होता है, रक्षा मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय के दफ्तर सब यहीं होते हैं। प्रधानमंत्री के ही साथ रक्षा मंत्रालय और विदेशी मंत्रालय के दफ्तर कहाँ होते हैं, तो साउथ ब्लॉक में होता है। और नॉर्थ ब्लॉक में जो है वो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित है और केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय भी नई दिल्ली के इमारतों में स्थित हैं। तो बहुत सारे जितने भी सरकारी दफ्तर है वो कहाँ है, दिल्ली में पाए गए हैं और वहीं उसकी स्थापना हुई है। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा की कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्य की सभा की मंजूरी दी जाए। इस प्रकार राज्यसभा की बहुत सारी भूमिका होती है। संसद का सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। चलिए हम इसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि राज्य की सरकार कोई नियम या कानून बनाना चाहती है या कोई भी एक्ट अगर वो लाना चाहती है, तो इसके लिए क्या होगा, उसके पास लोकसभा से ज़्यादा अधिकार होता है और उसके बाद जो है वो जो भी कार्य करने जा रही है उसके लिए कानून बनाना होता है। तो वो कौन कौन सा कानून बनाएगी, तो विधेयक के द्वारा कानून बनाया जाता है और उसे तभी मंजूरी मिलती है जब राज्यसभा में सभी सदस्य जो है उसे उसके निर्णय लेने पर समर्थन देते हैं। अगर राज्यसभा सरकार के द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया गया है और उसमें कुछ कमियां हैं तो राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। सभी मिलकर उस कानून की देखरेख करते हैं और उसमें जो भी सुधार संभव हो सके और उसमें जो भी त्रुटि है उसे दूर करके जो है नए कानून लागू कर सकते हैं। और इससे कानून की क्या होती है, पहले समीक्षा की जाती है, तब उसे जो है राज्य में और मतलब कहीं पे भी लागू किया जा सकता है। जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 233 होते हैं। यहाँ पे जो राज्यसभा में चुने जाते हैं सदस्य वो राज्यसभा के प्रतिनिधि ही चुनते हैं, जनता को इसका अधिकार नहीं होता है। और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति अपने अनुसार जो है उनको चुनता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ख में क्या लिखा गया, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चलता रहता है तो उससे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करना, इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को जनता के प्रतिनिधि यानी संसद के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के संचालन में विभिन्न विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। चलिए हम इसे समझते हैं कि सरकार को कौन नियंत्रित कर सकता है, उसको मार्गदर्शन कौन देगा और जानकारी कौन देगा। तो सरकार को नियंत्रित करने का काम संसद का होता है। संसद में क्या होता है, तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां एकत्रित होती हैं और वहाँ पे जो भी एक मुख्य सरकार जिसकी बागडोर सरकार को दी गई है, 5 सालों में जिस सरकार ने भारत का बागडोर संभाला है, उसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि आपने कितना सुधार किया, किस तरह से किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अगर आपकी तरफ से कोई त्रुटि आई है तो उस पर जो है सरकार को जवाब देना होता है। इसे ही हम प्रश्नकाल का समय करते हैं जो संसद लागू करती है। और यहाँ संसद भवन में जो है जनता की विभिन्न मांगे जिनको सरकार ने पूरा नहीं किया है, सरकार के द्वारा वादा किया गया था और उस वादे को नहीं निभाया गया, तब जाकर संसद में प्रश्नकाल का स्तर शुरू होता है और सरकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और सरकार को उन प्रश्नों का उत्तर देना भी होता है।
जनता के माध्यम से जनता स्वयं नहीं क्वेश्चन पूछती है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं जनता के मुद्दों को संसद भवन में उठाती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बीजेपी की सरकार है पीएम के रूप में और देश की बागडोर उनके हाथ में है, तो बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियां जो हैं जनता की जो भी कमियां हैं और जो भी मांगे नहीं पूरी की गई हैं उनको प्रश्न के माध्यम से जो है संसद भवन में उठाया जाता है और पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया और इसके पीछे क्या कारण है, वो सब बताने का प्रयास करते हैं और उनकी जो भी कमियां हैं उनको उजागर करने का प्रयास करते हैं। तो इन चीज़ों को अब तो हमने समझ लिया अच्छे से। अब ये संसद में कुछ प्रश्न पूछेगा है जहाँ पे मतलब मान लीजिए कि जैसे कि जनता के साथ सरकार ने वादा किया, कुछ भी ऐसा कोई भी सुधार जो उनको पूरा नहीं किया गया, तो बताने की जरूरत होती है कि यहाँ पे देखिए डॉक्टर मनोज राजौरिया मान लीजिए किसी एक पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने क्या कहा कि क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, मतलब जो भार सौंपा गया है महिला और बाल विकास मंत्री को जो सरकार के द्वारा बनाया गया था, क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समकेंद्र करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण बताइए। मतलब यहाँ से पूछा जा रहा है कि महिला और बाल विकास को एक जो भी पदभार संभालने के लिए दिया गया, जो भी सुधार करने के लिए दिया गया, तो उन 5 सालों में कौन सी योजना बनाई गई महिलाओं के लिए और कौन सी योजना लागू की गई महिलाओं और बच्चों के लिए, तो उन्हें बताएं। अगर आपने लागू किया है तो बताएं क्यों लागू किया, अगर नहीं लागू किया है तो उसे क्यों नहीं लागू किया, अगर आपने लागू किया है तो वो अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं, अगर नहीं आपने इसे बनाया है तो इसके पीछे बहुत सारे क्या कारण है, आप उत्तर दें। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री राज्य ने क्या उत्तर दिया होगा। तो मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 का विकास किया गया, जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों में विभागों में विद्यमान योजना और कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालय, विभाग तथा राज्य सरकार, संघ, राज्य और अभिसरण एवं समन्वय के रूप में रेखा प्रावधान है। यह बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए हितधारक सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल योजना 2016 के बच्चों के अधिकार प्राथमिकता 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण, भागीदारी में वर्गीकृत करती है। ये विभिन्न रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रम, योजनाओं एवं नीतियों एवं हितधारकों को भी चिन्हित करते हैं। तो चलिए पहले हम इसे समझ लेते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि महिला बाल विकास मंत्रालय ने अपने समर्थ में क्या उत्तर दिया कि 2016 में हमने एक एक्ट बनाया है जहाँ पे महिला और बच्चों के उत्थान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बालिकाओं और बालकों की शिक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था में सुधार होना आवश्यक है। उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना आवश्यक है। उनका संरक्षण करना कर्तव्य है। उनकी भागीदारी में क्या वर्गीकृत किया जाए, ये सारी रणनीतियाँ जो है बनाई गई हैं। इसके पीछे जो है बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी नीतियाँ भी बनाई गई है। तो महिला और बाल विकास संसद ने इस तरीके से अपना जवाब दिया और सांसदों के प्रश्नों से सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक मिला। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशन, सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है। यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है, जहाँ पे कोई भी मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे महिला विकास मंत्री हो, चाहे कोई भी ऐसा मंत्री जिसको पदभार सौंपा गया है, उस प्रत्येक व्यक्ति को संसद भवन में जवाब देना होता है ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकार ने किस तरीके का कार्य किया और उनमें जो कमियां होती हैं उनको भी उजागर किया जाता है, उनसे भी प्रश्न किया जाता है और उन प्रश्न का उत्तर मांगा जाता है। यहाँ पे दिया गया कि उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है कि आपने 5 वर्षों में क्या सुधार किया। अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते। आपके मन में भी बहुत सारे विचार आते होंगे कि सड़क व्यवस्था में क्या कमी है, या आपके अंदर जो भी विचार हैं कि शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी है, आप भी ऐसे कुछ प्रश्न जो है वो कर सकते थे। अब चलिए कानून बनाने की ओर चलते। कानून बनाना क्या होता है? कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में डिटेल में पढ़ेंगे। संसद में लोग होते हैं, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अभी बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से यह पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना है। तो संसद की पृष्ठभूमि से क्या है, दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या भी अब बढ़ रही है। अब ग्रामीण लोग भी जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे राजनीतिक व्यवस्था में, वो अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं। बहुत सारे क्षेत्रीय दल जो हैं वहाँ से, गाँव से व्यक्ति जो है संसद में प्रतिनिधि के रूप में वे लोग आने लगे हैं चुनाव जीतकर
और दलित तथा पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी अब बढ़ती जा रही है। वे भी अपनी भागीदारी जो है संसद भवन में दे रहे हैं। लोकसभा में वोट डालने की आबादी भी जो है देखिए प्रतिशत किस तरीके से है। 1951-52 में पहली में 61.16 था, चौथी में 1967 में 61.33 है। उसके बाद आप देखते चले जाइए कि कुछ वर्षों में यह कम भी हुआ है, 10वीं 14वीं और 15वीं में, लेकिन बाद में यह धीरे धीरे 17वीं सभा में जो है 67.11 हो गया। यह जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आया और इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी भी हुई है। इस तालिका को देखने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि 65 सालों में चुनावों में जनता की सहभागिता कम हुई है या बढ़ी है, या शुरुआती वृद्धि के बाद प्रायः स्थिर रही है? तो हम यह कह सकते हैं कि शुरुआत में जो प्रारंभिक काल था उसमें हमें बढ़ा हुआ मालूम हो रहा है, लेकिन कुछ वर्षों में यह कम भी है। लेकिन अभी 67 सालों में हम क्या देखते हैं कि चुनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी है। इसमें लोगों की भागीदारी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। देखने में आया कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते। यह बात साफ दिखाई देने लगी कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते, एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद की कुछ सीटें अनुसूचित जाति जिसको SC बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति जिसको ST बोलते हैं, ये लोग अपने द्वारा जो है अपनी मांगों को उठाया करते हैं संसद भवन में, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को यह सामर्थ्य नहीं होता है कि वो हर व्यक्ति की समस्या के बारे में जान सके। इसलिए हर एक क्षेत्र से जो है व्यक्ति आते हैं और अपनी अपनी समस्या को उजागर करता है। ऐसा इसलिए भी किया गया है ताकि इन चुनावों के क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवारों ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलित और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सके। इस प्रकार हाल में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया, क्योंकि पहले महिलाएं जो हैं वो राजनीतिक व्यवस्था में रुचि नहीं लिया करती थी और बहुत सारी बंदिशें भी थी जिस कारण महिलाएं जो हैं राजनीतिक व्यवस्था में नहीं जा पाती थी। लेकिन अब जो है महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, लेकिन आज जो है 11% है। तो हमें यह जरा सी ऊपर उठती हुई दिख रही है, फिर भी यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं और महिलाओं को जो है संसद में आना चाहिए। एक चित्र आप देखिए जहाँ पे महिला संसद जो है वो बैठी हुई है, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले यह बहुत कम है। तो संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। आगे आने वाले वर्षों में महिलाओं को भी पुरुषों के अनुसार जो है उतने ही संसद में महिलाओं को भी जगह मिलनी चाहिए जितनी ज़्यादा पुरुषों को है। इस तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधिक है या नहीं? हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। चलिए, हमने लोकतंत्र के बारे में तो समझ लिया और संसद के बारे में भी जान लिया। अगर आपको भी लगता है कि किसी जाति व्यवस्था के कारण जो है हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था में दोष है, तो आप भी उन दोषों को बता सकते हैं, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को उजागर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ही आसपास के क्षेत्र जो है संसद भवन के प्रतिनिधि के सदस्य होते हैं। तो आप भी सोचें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि अभी भी लोकतंत्र में कौन सी ऐसी बहुत ज़्यादा कमियां हैं और किन अभी तक कमियों को किस तरीके से दूर करना चाहिए। तो चलिए, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।